नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट के 21 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले के 3 पार्ट्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। उन वीडियोस को भी आप इस वीडियो में दिए गए लिंक से जाकर जरूर देखिएगा। ऑल नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2020 के लिए यह क्लास नंबर 24 है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइएज सिस्टम में येलो कलर क्या दर्शाता है? या हम कहें ट्राइएज सिस्टम में यदि कोई पेशेंट येलो जोन में है तो उसका क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अर्जेंट, ऑप्शन बी एमरजेंट। सही जवाब है ऑप्शन ए अर्जेंट। आइए जानते हैं ट्राइएज सिस्टम के बारे में। टू इवैल्यूएशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ क्लाइंट ड्यूरिंग डिजास्टर ट्राइएज सिस्टम इज यूज्ड। जब कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उस समय बहुत ज़्यादा संख्या में लोग घायल होते हैं या उनकी मौत होती है। उस समय मेडिकल फैसिलिटीज़ की इतनी व्यवस्था नहीं होती कि इतने ज़्यादा नंबर में लोगों का इलाज कर सकें, तो सभी को केयर करना ज़रूरी है। ट्राइएज एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम प्रायोरिटाइज करते हैं किन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, किन पेशेंट्स को हम थोड़े समय बाद अटेंड कर सकते हैं। ट्राइएज सिस्टम के दौरान एक इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है जो है START, स्टार्ट। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट। सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट। ट्राइएज सिस्टम में कुल 4 प्रकार की कलर कोडिंग्स का यूज़ किया जाता है, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। ब्लैक कलर कोडिंग में उन पेशेंट्स या पर्सन्स को रखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं और उनके बचने की संभावना बहुत कम है। ऐसे पर्सन्स को हम केवल पेन मेडिकेशन देते हैं अंटिल डेथ। नेक्स्ट है रेड। सेकेंड कैटेगरी आती है रेड। सेकेंड कैटेगरी में उन पर्सन्स को रखा जाता है जिन्हें लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हुई है या वो क्रिटिकल रूप से बीमार हैं। इन पेशेंट्स को इमीडिएट केयर की आवश्यकता होती है। थर्ड कैटेगरी है येलो, डिलेड। इस कैटेगरी में उन पर्सन्स को रखा जाता है जिन्हें नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ हैं, यानी कि उन्हें ऐसी कोई चोट नहीं है जिसके कारण उनकी जान जा सकती है। इन पर्सन्स का इलाज थोड़े समय के लिए टाला जा सकता है। लास्ट कैटेगरी है ग्रीन कलर। इसमें माइनर इंजरीज से पीड़ित पर्सन्स को रखा जाता है। ग्रीन कलर में आने वाले सभी पर्सन्स, सभी क्लाइंट्स अपने आप एम्बुलेट कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं और अपनी इंजरीज़ को थोड़ा बहुत वो खुद ट्रीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग कितने समय से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन ए 15 सेकेंड से ज़्यादा, ऑप्शन बी 10 सेकेंड से ज़्यादा। सही जवाब है ऑप्शन बी 10 सेकेंड्स। ट्रेकियोस्टोमी पर्सन्स में सक्शनिंग 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पर्सन की बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और यदि हम ना ध्यान दें तो पर्सन की जान तक जा सकती है। ट्रेकियोस्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एयरवे को ओपन करने के लिए ट्रेकिया में सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को हफिंग एक्सरसाइज या
हफ कफिंग एक्सरसाइज सजेस्ट करने का मुख्य कारण क्या होता है? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को हफिंग एक्सरसाइज या हफ कफिंग सजेस्ट करने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन ए, टू मेक चेस्ट मसल्स स्ट्रोंगर, उनके चेस्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। ऑप्शन बी, लूजन द चेस्ट सिक्रेशंस, चेस्ट सिक्रेशंस बाहर आ सकें उनको लूज़ करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, चेस्ट सिक्रेशंस को लूज़ करने के लिए ताकि वह कफ के साथ बाहर आ सकें, हफिंग एक्सरसाइज या हफ कफिंग करने की सलाह पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को दी जाती है। हफिंग के अंदर हम नोज से एयर को इनहेल करते हैं, उसके बाद लगभग 2 से 3 उसे अपने लंग्स में होल्ड करते हैं, फिर माउथ के रास्ते फोर्सफुली एक्सर्ट कर देते हैं। आपने नोज से एयर को इनहेल किया, लगभग 3 सेकंड तक उसे फेफड़ों में रोका और उसके बाद माउथ के थ्रू एयर को फोर्सफुली आपने बाहर निकाल दिया। यह प्रोसेस हफिंग एक्सरसाइज कहलाता है या फिर हम कह सकते हैं इसे हफ कफिंग। क्वेश्चन नंबर 4, कैटगट क्या है? ऑप्शन ए, कैटगट एक सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर का प्रकार है। ऑप्शन बी, कैटगट एक नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर का प्रकार है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कैटगट एक नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर है। सूचर को हम साधारण भाषा में टाँके बोलते हैं। जब किसी को चोट लग जाती है तो सूचर मटेरियल द्वारा स्टिचेस या टाँके लगाए जाते हैं। जो थ्रेड काम में लिया जाता है, धागा काम में लिया जाता है, उसे हम सूचर कहते हैं। कैटगट एक सूचर का प्रकार है। यह नेचुरल एब्जॉर्बेबल टाइप का सूचर होता है। सूचर की क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो 2 प्रकार के सूचर्स इम्पॉर्टेंट आते हैं। एक होते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स और दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। एब्जॉर्बेबल सूचर्स वो सूचर्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि जब आपको चोट लगी, आपने टाँके लगवाए, उसके बाद उन टाँकों को निकलवाने या खुलवाने की ज़रूरत नहीं होती, वह अपने आप ही बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बॉडी एंजाइमेटिक रिएक्शन या फिर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा इन टाँकों को एब्जॉर्ब कर लेती है। जबकि नॉन एब्जॉर्बेबल टाइप के जो सूचर्स होते हैं वह बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जा पाते, इसलिए टाँके लगाने के बाद कुछ दिन बाद हमें वापस से हॉस्पिटल जाना पड़ता है और उन सूचर्स को, उन टाँकों को निकलवाना पड़ता है। नॉन एब्जॉर्बेबल टाइप के सूचर्स लंबे समय तक टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैटगट सूचर्स का निर्माण शिप इंटेस्टाइन से भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रग्स यूज्ड टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ बाइल। उन ड्रग्स को हम क्या कहेंगे जो कि बाइल के सिक्रीशन को बढ़ाने में उपयोग ली जाती हैं? पहला ऑप्शन है कोलेगोगुस, ऑप्शन नंबर 2 है कैथेटिक्स। सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलेगोगुस। ऐसी ड्रग्स या ऐसी मेडिसिन्स जो कि बाइल के सिक्रीशन को, स्त्रावण को बढ़ा देती हैं, कोलेगोगुस कहलाती हैं। बाइल का निर्माण लीवर में होता है और इसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। जब भी हमारे बॉडी में बाइल की आवश्यकता होती है वह गॉल ब्लैडर से सिक्रीट किया जाता है। कैथेटिक्स एक ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि एक्सेलरेट डेफिकेशन, जो कि हमारी डेफिकेशन या जो हिंदी में कहें तो मल त्याग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एप्रोप्रिएट निडल साइज फॉर इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए
किस साइज़ की निडल का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शुगर के पेशेंट्स अक्सर इंसुलिन इंजेक्शंस लेते हैं। हॉस्पिटल में भी जो पेशेंट्स हैं उन्हें शुगर के इंजेक्शंस लगाए जाते हों। आपने अक्सर देखा होगा, जो सिरिंज काम में ली जाती है उसका जो निडल होती है उसका साइज़ 25 गॉज का होता है। 25 गॉज की निडल होती है जो कि 5/8 इंचेस लॉन्ग होती है। इंसुलिन इंजेक्शन सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है और इंसुलिन इंजेक्शन देने के लिए 25 गॉज की निडल जिसकी लंबाई 5/8 इंच है का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यू आर यूजिंग अस्कल्टेशन टू ऑब्टेन अ पल्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आप किसी व्यक्ति में पल्स कैलकुलेट करने के लिए अस्कल्टेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार का मेथड किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए सब्जेक्टिव मेजरमेंट, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। सही जवाब है ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। आइए जानते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट या ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव मेथड, इसका मतलब यह होता है कि ऐसा डाटा या ऐसा मेजरमेंट जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद जाकर पर्सन को ऑब्जर्व करके पर्टिकुलर रीडिंग या वैल्यू को पता करता है। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद जाकर ऑब्जर्व करता है, ना कि पेशेंट द्वारा पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का लेना, टेम्परेचर चेक करना, पल्स चेक करना, रेस्पिरेशन चेक करना। इन सभी में हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद जाकर पेशेंट को ऑब्जर्व करके डाटा फाइंड कर रहा है, तो ये सब कहलाता है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पल्स को अस्कल्टेट कर रहे हैं, पल्स रेट काउंट कर रहे हैं, जिसके लिए हम अस्कल्टेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बता दें, अस्कल्टेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम बॉडी के इंटरनल साउंड को स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं। अस्कल्टेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करके बॉडी के इंटरनल साउंड को सुना जाता है। पल्स को अस्कल्टेशन मेथड से पता करने के लिए हम स्टेथोस्कोप को हार्ट के ऊपर रखकर हार्ट बीट को काउंट करते हैं और जितनी हार्ट बीट्स आती हैं वही हमारी पल्स हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव मेजरमेंट या सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है। सब्जेक्टिव डाटा वह डाटा होता है जो कि पेशेंट द्वारा हॉस्पिटल में हॉस्पिटल स्टाफ या डॉक्टर्स को बताया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया, पेशेंट कहता है मुझे नोज़िया हो रहा है, पेशेंट कहता है मुझे पेन हो रहा है, मुझे वर्टिगो आ रहा है, मुझे एंजाइटी है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट के पेन को या फिर उसकी एंजाइटी को मेजर नहीं कर सकता। इस प्रकार का जो डाटा पेशेंट द्वारा बताया जाता है उसे हम सब्जेक्टिव डाटा या सब्जेक्टिव मेजरमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कैरोटिड पल्स कितने समय तक चेक करनी चाहिए? ऑप्शन ए 5 से 10 सेकेंड, ऑप्शन बी 10 से 15 सेकेंड्स। सही जवाब है 5 से 10 सेकेंड। कैरोटिड पल्स मेनली हम चेक कब करते हैं? मान लीजिए किसी पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट हुआ, कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन में हम पेशेंट को का कार्डिक पल्स चेक करते हैं और कार्डिक पल्स को 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन में एक एक सेकेंड पेशेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको 5 से 10 सेकेंड्स तक
फील करने के बाद भी कैरोटिड पल्स नहीं मिलती है तो आप तुरंत सीपीआर शुरू कर सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि आपको 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कैरोटिड पल्स को चेक करने में। फिर उसके बाद जानते हैं कैरोटिड पल्स होती कहाँ है। कैरोटिड पल्स हमारी गर्दन में होती है। कैरोटिड पल्स चेक करने के दौरान हम कैरोटिड आर्टरी को फील करते हैं। कैरोटिड आर्टरी हमारे फेस, नेक और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको आंसर आता होगा। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट नंबर 4। इसके प्रीवियस 3 पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। आइए जानते हैं आंसर। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम इज़ अ लंग वॉल्यूम representing the normal volume of air displaced between normal inhalation and expiration when extra effort is not applied। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल लंग वॉल्यूम है जो कि फेफड़ों द्वारा बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बिना इनहेल और एक्सहेल किया जाता है। टाइडल वॉल्यूम फेफड़ों द्वारा बिना एक्स्ट्रा इफेक्ट्स का यूज़ किए इनहेल और एक्सहेल किए जाने वाला वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर 10, इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन कॉल्ड। सही जवाब है एन्यूरेसिस। यूरिन का अनैच्छिक रूप से पास होना एन्यूरेसिस कहलाता है। इनवॉलेंट्री शब्द का मतलब है ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और वॉलेंट्री का मतलब है ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। हिंदी में इसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं और इनवॉलेंट्री को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेलिना शब्द का क्या मतलब है। सही जवाब है डार्क कलर्ड स्टूल विद ब्लड। यदि किसी पर्सन में जो फीसेज हैं या स्टूल है वह डार्क कलर की होती है, टेरी कलर की होती हैं, उसके साथ हल्का ब्लड होता है, तो ऐसी फीसेस को हम मेलिना कहते हैं, डार्क कलर्ड स्टूल विद ब्लड। मेलिना से रिलेटेड एक और टर्म है हिमेटोचीजिया। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। हिमेटोचीजिया क्या है? पासेज ऑफ फ्रेश ब्लड विथ स्टूल। यदि किसी पर्सन में स्टूल के साथ, फीसेस के साथ फ्रेश ब्लड आता है तो यह कंडीशन हिमेटोचीजिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12, पल्स डेफिसिट क्या है। ऑप्शन ए, डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। ऑप्शन बी, डिफरेंस बिटवीन कैरोटिड एंड रेडियल पल्स। सही जवाब है ऑप्शन ए, एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच का अंतर पल्स डेफिसिट कहलाता है। नॉर्मल कंडीशन में जितनी हमारी एपिकल पल्स होती है उतनी ही हमारी रेडियल पल्स होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लूटर में जो एपिकल पल्स होती है वह रेडियल पल्स की तुलना में काफ़ी अधिक हो जाती है। एपिकल पल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेथोस्कोप की मदद लेते हैं। स्टेथोस्कोप को हार्ट के एपेक्स वाले रीजन पे रखकर पल्स को कैलकुलेट किया जाता है, जबकि रेडियल पल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम हैंड में फिंगर टिप्स का यूज़ करते हैं। पर्सन के रिस्ट के पास अपनी फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करके
रेडियल पल्स को काउंट किया जाता है। पल्स डेफिसिट कंडीशन का पता लगाने के लिए दो पर्सन्स को एक साथ पर्सन की पल्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। एक पर्सन स्टेथोस्कोप की मदद से एपिकल पल्स काउंट करता है, उसी समय दूसरा पर्सन अपने हाथ द्वारा रेडियल पल्स का मेजरमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, एनीमा का वह प्रकार जो कि डायग्नोसिस में इस्तेमाल किया जाता है कौन सा है? ऑप्शन ए बेरियम एनीमा, ऑप्शन बी एस्ट्रीजेंट एनीमा। सही जवाब है ऑप्शन ए बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा का इस्तेमाल मुख्य रूप से लार्ज इंटेस्टाइन यानी कॉलोन के ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कुछ चेंजेस हैं, तो उन्हें पता करने के लिए बेरियम एनीमा का इस्तेमाल किया जाता है। बेरियम एनीमा मुख्य रूप से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेरियम का एनीमा पर्सन को लगाया जाता है और उसके बाद उसका एक्सरे लिया जाता है। नॉर्मल एक्सरे में क्या होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उनकी इमेज क्लियर नहीं आती। लेकिन यदि बॉडी में मेटेलिक सब्सटेंस जैसे बेरियम को इंजेक्ट किया जाए और उसके बाद अगर एक्सरे लिया जाए तो इमेजेस काफ़ी अच्छी आती हैं। यही प्रोसेस बेरियम एनीमा है। क्वेश्चन नंबर 14, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी में लीड। यदि किसी व्यक्ति में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कंडीशन है और विटामिन डी की कमी है तो उसके कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाना, जबकि हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाना। सही जवाब है ऑप्शन बी। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और विटामिन डी की कमी होने पर हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन होगी, क्योंकि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कंडीशन में पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाती है और पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट का रेगुलेशन करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है, जिसे हम पैराथॉर्मोन के नाम से भी जानते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड या पैराथायरॉयड ग्रंथियां कुल 4 होती हैं। यह एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रकार है। यह हमारी गर्दन में थायरॉयड ग्लैंड के पीछे स्थित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलिएटिव केयर का क्या मतलब है? ऑप्शन ए पेन रिलीफ, ऑप्शन बी जनरल केयर। सही जवाब है ऑप्शन ए। पैलिएटिव केयर मेनली पेन रिलीफ पर्पस से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, पोजीशन कॉमनली यूज्ड फॉर पेल्विक सर्जरीज। पेल्विक सर्जरी के लिए पर्सन को कौन सी पोजीशन मुख्य रूप से दी जाती हैं? ऑप्शन ए सिम्स पोजीशन, ऑप्शन बी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। पेल्विक सर्जरीज के लिए पर्सन को ज़्यादातर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दी जाती है। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन और सिम्स पोजीशन को आइए डायग्राम से समझते हैं। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में पर्सन का जो फुट एंड होता है उसे लगभग 45 डिग्री के एंगल पर एलिवेट करके रखा जाता है, जबकि सिम्स लेटरल पोजीशन, जिसे हम लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें पेशेंट सिम्स पोजीशन नाम गायनेकोलॉजिस्ट जे मैरियन सिम्स के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, लोकल हॉट एप्लीकेशन ट्रांसफर हीट फ्रॉम द बॉडी बाय कन्वेक्शन और कंडक्शन।
किसी पर्सन में यदि हम लोकल हीट एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें सोर्स से पर्सन में हीट का ट्रांसफ़र या पर्सन में बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र किस मेथड द्वारा होता है? राइट आंसर है कंडक्शन। कंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होने के लिए दो सोर्स का आपस में कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। पार्टिकल टू पार्टिकल इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एब्रीवेशन AC मीन्स बिफोर मील ईच मॉर्निंग। यदि किसी प्रेस्क्रिप्शन में आप एब्रीवेशन लिखा देखें किसी मेडिसिन से पहले AC, तो इसका क्या मतलब है? सही जवाब है AC एब्रीवेशन प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ की जाती है जिसका मतलब है बिफोर मील्स। ऐसी दवाइयाँ जो कि पर्सन को खाना खाने से पहले लेनी है उसके लिए AC एब्रीवेशन यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम ऑप्शन A फर्स्ट यूरिन, ऑप्शन B मिड स्ट्रीम, ऑप्शन C लास्ट यूरिन, ऑप्शन D एनी ऑफ द अबव। यदि किसी पर्सन में यूरिन सैंपल लेना है कल्चर करवाने के लिए तो हम उसके यूरिन का सैंपल कौन सा लेंगे? सही जवाब है हम उस पर्सन के यूरिन का मिड स्ट्रीम यूरिन लेंगे। मिड स्ट्रीम यूरिन का मतलब है जब यूरिन पर्सन पास कर रहा है तो उसके फर्स्ट यूरिन को हम निकलने देते हैं, उसके बाद जो यूरिन आता है उसे कलेक्ट कर लेते हैं। 1 pint of 10% dextrose yields how much calories? ऑप्शन A 4500 कैलोरीज, ऑप्शन B 200 कैलोरीज। एक पिंट 10% डेक्सट्रोज कितनी एनर्जी देगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, एक पिंट 10% डेक्सट्रोज द्वारा 200 कैलोरी एनर्जी दी जाती है। आइए जानते हैं कैसे इसे हमने कैलकुलेट किया। एक पिंट का मतलब होता है 500 ml। 10% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन का मतलब है 500 का 10% अपन निकाल लेते हैं, क्योंकि 500 ml की बोतल में 10% डेक्सट्रोज है तो हम 500 ml का 10% निकालते हैं तो आता है 50 ml या 50 ग्राम। और हम जानते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, तो 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या डेक्सट्रोज से कितनी एनर्जी मिलेगी? तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 200 कैलोरीज। लास्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIV फाउंड इन ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी सीमेन। HIV वायरस का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? ब्लड में या फिर सीमेन में? सही जवाब है ऑप्शन ए, HIV का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में पाया जाता है। HIV वायरस का हाईएस्ट सिक्रेशन तो ब्लड में हो गया, उसके अलावा हाई सिक्रेशंस सीमेन में, वेजाइनल सिक्रेशंस में ड्यूरिंग मेंसेस और ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं। HIV या एड्स में क्या होता है? HIV वायरस द्वारा एड्स डिजीज़ होता है। एड्स कंडीशन में पर्सन की इन्फेक्शन से लड़ने की जो पावर है वो घट जाती है। इस कारण एड्स के मरीजों को अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस या डिजीज़ होते हैं और फाइनली उनकी डेथ तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट 4। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।